प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 नंबर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से तात्पर्य बेटा कॉन्सेप्ट हम उत्तल दर्पण के लिए हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं और चित्र में जिसको हम बनाएंगे वो होगा बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए एक शर्त आपने पढ़ी होगी कि वह दर्पण जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश हो और उभरा हुआ तल परावर्तक हो उसको हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। हमने मान लिया M1 M2 उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव बेटा यहाँ पे होगा और लगभग इधर कहीं केंद्रक बिंदु होगा जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, क्योंकि ये गोलाकार जब पूरा होगा तो केंद्र अंदर ही तो होगा। ध्रुव यहाँ हो गया और यहाँ से होकर जाने वाली एक रेखा होती है, इसको बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दर्पण के बाईं ओर हमने मान लिया यहाँ पे मेरे पास कोई एक वस्तु रखी है इस प्रकार से ओ डैश। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना जरूरी है और वो दोनों किरणें ऐसी होनी चाहिए जो दर्पण से टकराने के बाद मिल रही हों, या तो मिले या जबरदस्ती मिलाएं। चलो लेके चलो। सबसे पहली किरण बेटा हम इस प्रकार से यहाँ से लेके आते हैं जो दर्पण की सतह से टकरा के इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। बात क्लियर हो गई। दूसरी किरण बेटा हम यहाँ से लेके चलेंगे। दूसरी किरण हमारी यहाँ से जाएगी वक्रता केंद्र की ओर, लेकिन जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है आपने पढ़ा होगा वो तो अपनी सतह से टकराने के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी, ये खुद नहीं पहुंच पाई, रास्ते में ही अटक गई, लेकिन जा कहाँ रही है? वक्रता केंद्र की ओर। तो इमेजिनरी रूप से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है दर्पण की सतह से टकरा के वापस लौट जाती है। अगर ये जाती तो जबरदस्ती कहाँ जाती बेटा? कॉन्सेप्ट देखो, अगर जाती तो ये इस प्रकार से वक्रता केंद्र की ओर जाती। इस किरण को हम आगे कैसे लेके गए बेटा? जबरदस्ती। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं फोर्सफुली लेके जाना। पहली किरण जो आई बेटा वो इधर टकरा के इधर चली आई, दूसरी किरण वो इधर ही टकरा के लौट गई। अब बताओ ऐसे दोनों किरणें कहीं एक दूसरे से मिलेंगी क्या? तो इस हिसाब से तो प्रतिबिंब भी नहीं बन पाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अगर इधर खड़ा हुआ व्यक्ति इस आने वाली किरण को देखेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये किरण यहाँ से नहीं बल्कि पीछे कहीं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आप मिरर के साथ ऐसी घटना देख सकते हो, आपको मिरर में स्वयं ऐसी घटना ही दिखाई देगी। यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति जब देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये किरण यहीं से नहीं बल्कि पीछे से कहीं से आ रही है। हम जानते हैं, आप जानते हैं प्रकाश सूर्य से आता है, लेकिन साउथ में बॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा जब एक गद्दार किसी कमरे के अंदर बंद है और हीरो भी बंद है तो वहाँ वो बंदूक लेके एक दीवार में छेद कर देता है, तो उसमें दीवार के छेद से जो प्रकाश आता है हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वहीं दीवारों के छिद्र के पास कोई टॉर्च लिए खड़ा है और यहीं से प्रकाश आ रहा है, जबकि वो प्रकाश कहाँ से आया हुआ होता है? सूर्य से। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोर्स ऑफ लाइट वो छिद्र ही है। वैसे यहाँ पे भले ही ये किरण आके यहाँ टकराई है, लेकिन यहाँ खड़ा व्यक्ति देखेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे ये किरण कहीं पीछे से आई है। ये वाली किरण हम आभासी रूप से ले गए, दोनों जबरदस्ती ले जाने पे मिली हैं, तो यहाँ पे बेटा एक प्रतिबिंब बन गया आई डैश। एक बात याद है ना, ये किरणें मिली नहीं है, साजिश करके मिलाई हैं, तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है। तीसरी बात, वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, प्रतिबिंब कहाँ है? दाईं ओर है। प्रतिबिंब कैसा बना है बेटा? सीधा, क्योंकि मुख अक्ष से ऊपर है। वस्तु भी जिधर रखी है प्रतिबिंब भी उधर ही रखा है, यानी प्रतिबिंब सीधा भी है, आभासी भी है क्योंकि जबरदस्ती बनाया है, और वस्तु से छोटा भी है क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल। अब बेटा बात करते हैं इसकी भाषा क्या होगी। भाषा रटना नहीं, लिखना नहीं, सुनना है। बना के लिख सकते हो, हमेशा बना के लिखना है। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। दर्पण के बाईं ओर O डैश एक वस्तु रखी है जिसका आभासी कोमा सीधा कोमा वस्तु से छोटा और वस्तु से दूसरी ओर एक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, भाषा को हम बना के लिखेंगे। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। दर्पण के बाईं ओर O डैश एक वस्तु रखी है जिसका आभासी कोमा सीधा कोमा वस्तु से छोटा और वस्तु से दूसरी ओर एक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब कैलकुलेशन के लिए बेटा हम सबसे पहले
दो त्रिभुजों को लेने वाले हैं, एक होगा ओ ओ डैश पी और दूसरा होगा आई आई डैश पी। लिखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज ओ ओ डैश पी व आई आई डैश पी से जो कि समरूप हैं। अच्छा, समरूप त्रिभुज की बेटा शर्त आपको हमने पढ़ाई है कि इनकी समान भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होगा, अतः समान भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के समान होगा। बेटा हम दोनों चित्र बना देते हैं, आप देखो, बड़बड़ाओ नहीं। ओ ओ डैश पी, सावधान होके, ये रहा ओ ओ डैश पी, दूसरा आई आई डैश पी। ये लाइन जिंदा है, ऐसे गई, ये लाइन डेड हो गई बेचारी, डॉट डॉट करके आई है, डॉट 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 डॉट, और ये इज्जत से आई है। ये लो, ये बेटा आई है, ये आई डैश है और ये क्या है, पी। आप डरो नहीं, समरूप त्रिभुज क्या है हम समझाते हैं। समान भुजाओं का अनुपात, समान मतलब पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। पी को आप भी थीटा मानो, पी को ये भी थीटा मान लिए। इसके सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। कोण के सामने की भुजा लंब, बचा बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सीधी सी फॉर्मेट यहाँ लिख सकते हैं। वो हमें याद रखनी है कि पी पी दोनों में कॉमन है। कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, यानी ओ ओ डैश बटे आई आई डैश। क्लियर? ये किसके बराबर होगा? ये मान बराबर हम लिख सकते हैं, इसका आधार पी ओ बटे इसका आधार पी आई, पी ओ बटे पी आई। लॉजिक क्लियर हो गया? सबके मान रख दो चिन्ह सहित। अब बात कर लेते हैं बेटा ओ ओ डैश क्या है। ओ से ओ डैश तक की दूरी यानी वस्तु की लंबाई। आई आई डैश, आई से आई डैश तक की दूरी। पी ओ का मतलब पी से ओ तक की दूरी। पी आई का मतलब पी से आई तक की दूरी। अब बेटा चिन्ह सहित मान रखना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझाते हैं, डरो नहीं। पी से ओ तक की दूरी को बेटा वस्तु तक की दूरी कहते हैं और इसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ओ ओ डैश वस्तु की लंबाई है, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। आई आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। पी से आई तक की दूरी होगी बेटा प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल वी बनी हुई है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चिन्ह परिपाटी की शर्त समझ लीजिए। शर्त, जी हाँ, आपने भी सुनी होगी। दर्पण में नापी जाने वाली सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। क्लियर? सब दूरी, चाहे भले ही हमें इसका सपोज करो इसके पैरेलल अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, सी आई का भी मान चाहिए होता तो वो भी पी से मेजर करते थे। याद करो पिछली कॉन्सेप्ट जो पढ़ी है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के डेरिवेशन में जो हमने शर्तें पढ़ाई हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। उसी शर्त के अनुसार हमें इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना है। ऊपर कर दो पूरा, आराम से ऊपर कर दो। नमस्ते नमस्ते। इसमें बेटा देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। ओ से ओ डैश तक की जो दूरी है, ओ से ओ डैश तक की दूरी मुख अक्ष से ऊपर, अच्छा चिन्ह परिपाटी समझा रहे थे। इससे बाईं ओर की दूरी सारी माइनस में, इससे दाईं ओर की दूरी सारी प्लस में, इससे ऊपर की दूरी सारी प्लस में और नीचे की दूरी होगी माइनस में। अब बात करते हैं बेटा ओ ओ डैश क्या है। ओ डैश का मतलब है ओ से ओ डैश तक की दूरी कितनी है? प्लस हो, प्लस हो। आई आई डैश क्या है? आई से आई डैश तक की दूरी मुख अक्ष से ऊपर है, प्लस में होगा, तो इसको लिखेंगे बेटा प्लस आई इक्वल पी ओ क्या है? पी से ओ तक की दूरी, ये क्या है बेटा? यू। यू किसका होगा? माइनस का। फिर क्या है? पी आई। पी से आई तक की दूरी ये किसकी होगी? प्लस में, राइट साइड की डिस्टेंस है, इसको हम लिखेंगे बेटा प्लस वी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैठ जाओ। अब बेटा प्लस वाले सिंबल लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉर्मल इसको लिख सकते हैं ओ अपॉन आई इक्वल माइनस यू अपॉन वी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आंसर आ चुका है, लेकिन वही बात बस रूप नहीं लिखा हुआ है। रूप आपने पढ़ा है वो हम लिख देते हैं, इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ओ बटे आई को अंश को हर को अंश बना दो, दोनों पक्षों को पलट दो। ओ बटे आई को लिख सकते हैं आई बटे ओ बराबर u बटे वी को लिख सकते हैं माइनस वी बटे यू। मैथ में आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं लिखा है x अपॉन बाई बराबर a अपॉन बी, इसको पलट लिख सकते हैं बाई अपॉन एक्स बराबर b अपॉन a। पलट के लिखना बोलते हैं इसको। o अपॉन आई, आई अपॉन ओ, u अपॉन वी, वी अपॉन यू। क्लियर हो गया? और रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है? m।
फाइनल फार्मूला मिल गया। अब कहोगे सर एक सूत्र में दो बराबर कैसे आ गए? एक सूत्र में वैसे ही दो बराबर आ गए जैसे पिछले वाले वीडियो में अभी हमने बताया था। चलिए हम यहाँ पे आपको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ बेटा हमें 3 फार्मूले मिलते हैं, वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक m बराबर i बटे o, एक m बराबर माइनस वी बटे यू, एक आपको i बटे o बराबर माइनस वी बटे यू। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दिया गया, i और o का मान दिया गया, m का पूछा गया ये लगा दो, v और u का मान दिया गया, m का पूछा गया ये लगा दो, u और v का मान दिया गया, o का मान दिया गया, i का पूछा गया तो ये लगा दो। यानी कोई 3 मान दिए गए और चौथा मान पूछा गया तो ये वाला फॉर्मूला हम नॉर्मली लगा देंगे। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम हल करेंगे। नमस्ते। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके अपने हैं और आप भी हमारे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।